हेलो दोस्तों, आज फिर हम कंटिन्यू करने वाले हैं ए डिस्कवरी ऑफ विचेस की आगे की कहानी। पिछली 2 वीडियोस में आपने जो रिस्पॉन्स दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। अब आगे एपिसोड्स आते रहेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड करूं। इस वीडियो में हमने एम रखा है 1K लाइक्स का। क्या ये एम आप कंप्लीट कर दोगे? तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कांग्रेगेशन मेंबर्स ने वैम्पायर और विच के साथ होने के खिलाफ एक फैसला लिया। उन्होंने डोमेनिको, जो एक माहिर और भरोसेमंद एजेंट था, को ये जिम्मेदारी दी कि वह जाकर एना को वापस ले आए। दूसरी तरफ एना धीरे धीरे मैथ्यू के परिवार का हिस्सा बन रही थी। वो सब एक साथ डिनर करते। जब एना डांस कर रही थी, उसकी शक्तियां खुश लग रही थीं। एना का पूरा शरीर हल्की सी रोशनी छोड़ रहा था, जो उसकी खुशी को दिखा रहा था। उस रात एना और मैथ्यू महल के आसपास टहल रहे थे। अचानक एक शख्स सामने आ गया। मैथ्यू का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि डोमेनिको क्यों आया है। मैथ्यू ने तुरंत एना से कहा कि वो अपने कमरे में लौट जाए, लेकिन एना ने मना कर दिया। तभी इसबो और आंट भी वहां आ गईं। डोमेनिको कांग्रेगेशन का प्रतिनिधि बनकर आया था, इसलिए वो बिना किसी डर के खड़ा था। डोमेनिको ने सीधे एना से कहा कि वो उसके साथ वापस चले ताकि कांग्रेगेशन उससे पूछताछ कर सके। मैथ्यू गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन डोमिनिको ने उसे रोकते हुए पूछा, क्या तुम पूरी कांग्रेगेशन के दुश्मन बनना चाहते हो? जब एना को ले जाया गया, उसके तुरंत बाद मैथ्यू ने डोमिनिको को रोका। अपना गुस्सा निकालने के बाद मैथ्यू ने डोमिनिको की जान बख्श दी, लेकिन जाने से पहले डोमिनिको धमकी दे गया। महल वापस आने के बाद एना ने अपनी आंट से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। आंट ने बताया कि कांग्रेगेशन के एक नियम के मुताबिक अलग अलग स्पीसीज के बीच संबंध बनाना नियम के खिलाफ है, और अगर इस नियम को तोड़ा गया तो उसका बुरा अंजाम हो सकता है। कांग्रेगेशन का मानना है कि अगर दूसरी स्पीसीज के बीच संबंध बने तो उनकी अनोखी शक्तियां मिक्स हो सकती हैं। इसका मतलब है कि अगर एक विच और वैम्पायर मिलते हैं तो उनकी फ्यूचर जनरेशंस में दोनों स्पीसीज की शक्तियां आ सकती हैं, और शायद उनकी असली शक्तियां कमजोर पड़ सकती हैं। इसे टालने के लिए कांग्रेगेशन ने एक रूल बनाया है, और डीमंस, वैम्पायर्स और विचेस को इसका पालन करना होगा। इसी वक्त मैथ्यू बाहर से वापस आ गया। उसका एटीट्यूड अब काफी बदल चुका था। मैथ्यू को पता था कि अगर ये सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई तो चीजें और बिगड़ सकती थीं। इसलिए उसने समझौता करने का फैसला किया। जब एना ने ये सुना तो वो हैरान हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैथ्यू ऐसा फैसला लेगा। मैथ्यू ने फैसला कर लिया था। एना ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। वो मैथ्यू को दिल से चाहती थी। तभी फोन की घंटी बजी। मैथ्यू ने फोन उठाया। पता चला कि ऑक्सफोर्ड लैबोरेटरी पर बड़ा हमला हुआ था। मैथ्यू के लिए वहां जाना जरूरी था। उसने एना से कहा कि वो यहीं रहे। उसने इजाबो से भी कहा कि एना की हर हाल में रक्षा करे। मैथ्यू बिना वक्त गवाए वहां से चला गया। एना उसके पीछे भागी, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से दुख भरे आंसू टपक पड़े, और जमीन के साथ साथ आसमान भी बारिश के रूप में रो पड़ा। इसबो ने जब ये सीन देखा तो वो हैरान रह गई। जब एना धीरे धीरे अपना सिर उठा रही थी, तभी बारिश भी ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, और सब कुछ एक चमकदार रोशनी में तब्दील हो गया। अगले दिन जब एना नहा रही थी, वो धीरे धीरे शांत हो गई और एक प्लान बनाने लगी। लेकिन थोड़ी दूर इसबो छुपकर उसे देख रही थी। कल रात एना के उदास होने की वजह से एक बड़ा बारिश का तूफान आया, जो इसबो को सोचने पर मजबूर कर गया। लोग कहते हैं कि इतनी शक्तिशाली इंसान कई सदियों से नहीं देखी गई। इसी वजह से वैम्पायर्स के दिलों में डर था, लेकिन एना के लिए ये सिर्फ एक विचक्राफ्ट थी जिसे वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। एना ने न्यूयॉर्क जाकर अपनी आंट सैरा से मदद लेने का सोचा, लेकिन इसबो ने मैथ्यू से वादा किया था कि वो अपनी जान पर खेलकर भी एना की रक्षा करेगी। इस वजह से इसबो ने एना को न्यूयॉर्क जाने की इजाजत नहीं दी। इसबो ने एक अलग योजना बनाई और एना को हंटिंग पर ले जाने का फैसला किया, लेकिन ये सब सिर्फ एक नाटक था। इसबो ने एना के सामने एक लोमड़ी का शिकार किया और उसे खाने लगी, ताकि वो एना को यह समझा सके कि मैथ्यू भी कभी कभी इसी तरह शिकार करता था। इसबो को लगा कि ये देखकर एना का मैथ्यू के लिए प्यार कम हो जाएगा, लेकिन एना ने अपने जज्बात पर कोई असर नहीं होने दिया। एना समझ गई थी कि वैम्पायर्स के लिए जिंदा रहने का यही एक तरीका है। जब इसबो का पहला प्लान फेल हो गया तो उसने एना को मैथ्यू के जीवन के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताने का फैसला किया। इसबो ने एना को बताया कि मैथ्यू 1500 साल से जिंदा है। मैथ्यू इस टाउन में एक इंसान के रूप में पैदा हुआ था। उसने अपना जीवन एक क्राफ्ट्समैन के रूप में शुरू किया, एक वाइफ से शादी की और एक 5 साल का बेटा भी था। लेकिन एक बीमारी के कारण उसकी वाइफ और बेटा दोनों मर गए।
मैथ्यू ने उनकी याद में एक चर्च बनवाया। इसाबू ने कहा कि मैथ्यू के दिल में हमेशा सिर्फ उसकी वाइफ के लिए जगह थी, क्योंकि पिछले 1500 सालों में उसने कभी किसी और के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाया। लेकिन एना अपने फैसले पर अड़ी थी। उसने साफ कहा कि वो मैथ्यू को कभी नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ मैथ्यू लेबोरेटरी वापस जाने की जल्दी में था। मरियम और मार्कस को घुसपैठिए के बीच विचेस की बू महसूस हुई। मरियम ने इस बात का दोष मैथ्यू पर लगाया और कहा कि ये सब मैथ्यू के एक विच से प्यार करने की वजह से हुआ है। इसकी वजह से वो लेबोरेटरी जो सालों तक गुप्त थी अब सबके सामने आ गई। लेकिन मैथ्यू को इस बात की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत विच की इस घुसपैठ की बू को पहचान लिया। मरियम के रोकने की कोशिश के बावजूद मैथ्यू गुस्से में वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद मैथ्यू ने एक एली में जिलियन को ढूंढ निकाला। उसने तुरंत जिलियन से पूछा कि उसने एना को क्यों धोखा दिया। जिलियन ने जवाब दिया कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि एना एक वैम्पायर के साथ थी, और जिलियन को ये बात बिल्कुल घिनौनी लगी। जिलियन ने यह भी कहा कि वैम्पायर रेस को दुनिया से जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर मैथ्यू और भी ज्यादा गुस्से से भर गया। उसने तुरंत आगे बढ़कर जिलियन के गले में अपने दांत गड़ा दिए। फिर जल्दी ही मैथ्यू ने देखा कि जिलियन लेबोरेटरी के अंदर घुस रही थी। मैथ्यू को पता चला कि जिलियन ने एना के ब्लड सैंपल की एक फोटो ले ली थी। ये कंफर्म करने के बाद कि लेबोरेटरी में और कुछ नहीं बचा है, मैथ्यू ने गुस्से में जिलियन को जमीन पर फेंक दिया। उसने जिलियन की पॉकेट से कैमरा फोन निकाला और वहां से चला गया। जिलियन ने तुरंत विच ग्रुप के मेंबर्स को ये न्यूज दे दी। ये इंसिडेंट जल्दी ही पीटर तक पहुंच गया। विच फैमिलीज के साथ डिस्कस करने के बाद पीटर ने एक बार फिर चर्च में मीटिंग बुलाई और मैथ्यू पर विच मेंबर्स पर अटैक करने का आरोप लगाया। प्रजातियों के बीच का बैलेंस खतरे में था और पीटर ने डिमांड की कि एना को तुरंत चर्च वापस लाया जाए। लेकिन बेंजामिन ने मैथ्यू के अटैक के रीजन को डिफेंड किया, क्योंकि विचेस ने पहले वैम्पायर टेरिटोरी पर हमला किया था। फिर भी कुछ लोग इससे कन्विंस नहीं हुए। वैम्पायर गैल्बर्ट ने तो खुद आगे बढ़कर फैसला लिया और पर्सनली एना को पकड़ने का प्लान बनाया। लेकिन कांग्रीगेशन के करंट लीडर के रूप में बेंजामिन ने सबको रोका और प्रॉमिस किया कि वो खुद पर्सनली एना को चर्च वापस लाएगा। बेंजामिन की करंट लीडर पावर और स्टेटस की वजह से किसी के पास और कोई रास्ता नहीं था और सबको यह फैसला मानना पड़ा। मीटिंग के बाद सातू इस बात को लेकर परेशान थी कि पीटर ने बाकी वैम्पायर्स के साथ मिलकर एक्शन क्यों नहीं लिया। हमेशा एरोगेंट रहने वाला पीटर इस बार काफी शांत लग रहा था। साटू के सवाल पर पीटर ने कहा कि डोमिनिको एक चालाक लोमड़ी है और गैल्बर्ट उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अफवाहें थीं कि गैल्बर्ट ने विचेस के लीडर को सदियों तक अपने कब्जे में रखा था। दूसरी तरफ मैथ्यू लेबोरेटरी वापस आने के बाद काफी बिजी हो गया। उसने दिन रात एक करके एना के डीएनए सैंपल का एनालिसिस शुरू कर दिया। आखिरकार मैथ्यू ने एक बड़े डेटाबेस के जरिए एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी कर ली। मैथ्यू ने मरियम को कॉल किया और उससे एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स को दोबारा चेक करने को कहा। इस मौके का फायदा उठाकर मैथ्यू घर वापस चला गया। आखिरकार एना और मैथ्यू एक बार फिर मिल गए। इस बार मैथ्यू ने डिसाइड किया कि वो अब और नहीं भागेगा। जब एना और मैथ्यू के हाथ धीरे धीरे एक दूसरे को छूने लगे, मैथ्यू ने अपने दिल की बात बोल दी। घर के अंदर छुपकर इसाबू ये सब देख रही थी। लेकिन जब एना और मैथ्यू एक दूसरे के सामने खड़े हुए, तभी इसाबू ने एना को एक्सेप्ट कर लिया। डिनर के बाद मैथ्यू एक सीरियस मूड में एक इंफॉर्मेशन का पीस लेकर आया। उसने बताया कि ऑक्सफोर्ड में उसने हाल ही में एना के डीएनए सैंपल को एनालाइज किया है। उस एनालिसिस से पता चला कि एना के अंदर एक विच के सारे जेनेटिक साइंस हैं। एना के डीएनए में वाटर और एयर एलिमेंट्स के ट्रेसेस मिले और अर्थ एलिमेंट भी था, जो यह दिखाता है कि एना के अंदर अभी भी काफी सारी छुपी हुई शक्तियां हैं जो अब तक बाहर नहीं आई हैं। एना मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। उसने कभी अपने अंदर दूसरी विचेस की तरह मैजिक का कनेक्शन महसूस नहीं किया था। लेकिन मैथ्यू का नजरिया अलग था। मैथ्यू को लगा कि एना की मैजिक जाग रही है और शायद जल्दी ही कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। इसी वक्त डोमिनिको लंदन के एक बार में जूली से मिला। उसने जूली को बताया कि मैथ्यू किसी और औरत के साथ एंजॉय कर रहा है और उसके महल का एड्रेस भी दे दिया। ये सुनकर जूली गुस्से से भर गई और तुरंत वहां से निकल गई। अगली सुबह जब एना जॉगिंग कर रही थी तो अचानक वो रुकी। उसके पीछे एक शख्स आया। उसने एना को पकड़ा और हवा में उड़ा ले गया। ये काम किसी और का नहीं बल्कि विच साटू का था। साटू ने एना को कहीं दूर ले जाकर बिना किसी संकोच के उसे सीधा जमीन पर फेंक दिया। एना ने साटू की बदतमीजी देखी और भागने की कोशिश की, लेकिन वैम्पायर लीडर गैल्बर्ट और भी ज्यादा खतरनाक था। गैल्बर्ट बाहर काफी देर से एना का इंतजार कर रहा था। डर के मारे एना सिर्फ पीछे हट रही थी, लेकिन गैल्बर्ट ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा
कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकता। इस खतरनाक समय पर साटू ने गलबर्ट को रोका, लेकिन ये साटू की दयालुता नहीं थी, बल्कि उनके बीच एक अग्रीमेंट था कि जब तक साटू एना से पूरी तरह बातचीत न कर ले तब तक वो एना को गलबर्ट के हवाले नहीं करेगी। जब गैल्बर्ट वहां से चला गया तो साटू का मन तुरंत बदल गया। उसने कहा कि एना एक विच है और विचेस एक परिवार की तरह हैं। साटू एना की छुपी हुई विच पावर्स को देखना चाहती थी, लेकिन एना सिर्फ भागना चाहती थी। फिर भी साटू ने उसे जाने नहीं दिया। साटू ने बड़े आराम से कहा कि वो एना के अंदर छुपी विच पावर को जागने में मदद कर सकती है। पहले साटू ने एना को अलग अलग तरीकों से उकसाने की कोशिश की। उसने यहां तक कह दिया कि मैथ्यू ने एना के पुराने बेस्ट फ्रेंड को मार दिया था। ये बात सुनकर एना की विच पावर एक्टिवेट हो गई। जब साटू ने यह देखा तो उसने तुरंत प्लान बनाया और उकसाने की ठानी। साटू ने कहा कि एना एक वैम्पायर के लिए पूरे कांग्रीगेशन को धोखा न दे, वरना एना के मरे हुए पेरेंट्स चैन से कभी नहीं सो पाएंगे। ये बात सुनकर एना तुरंत गुस्से से भर गई, क्योंकि उसे सच्चाई पता चल गई थी। एना के पेरेंट्स की मौत एक विच के हाथों हुई थी। दूसरी तरफ गलबर्ट ने एक बार फिर प्राचीन जादूगरनी का सिर निकाला। जादूगरनी के सिर ने गलबर्ट को आगाह किया कि एक विच जिसके खून में शेर और भेड़िया का खून है, उससे संभल कर रहना। लेकिन जब गलबर्ट ने पूछा कि क्या ये विच एना है या साटू, तो जादूगरनी का सिर चुप रहा। ये देखकर गैल्बर्ट गुस्से से भर गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। महल के दूसरी तरफ मैथ्यू उठा और देखा कि उसके पास सो रही एना वहां नहीं थी। इस बार मैथ्यू काफी डर चुका था। उसने तुरंत पूरे महल में एना को ढूंढना शुरू कर दिया। इसी वक्त बेंजामिन हेलीकॉप्टर से वापस आया। मैथ्यू को लगा कि शायद बेंजामिन ने ही एना को किडनैप किया है। इस वजह से मैथ्यू बिना हिचकिचाए आगे बढ़ा और बेंजामिन से पूछा कि एना को कहां छुपाया गया है। मैथ्यू को इतना पागल होता देख आंट सही समय पर पहुंच गई। उसने कहा कि उसने गार्डन में एना की बू पाई है और साथ ही एक और शख्स की बू भी मिली है। जब मैथ्यू वहां सीन पर पहुंचा तो उसने तुरंत नतीजा निकाला कि किसी ने एना को किडनैप कर लिया है। मैथ्यू ने नतीजा निकाला कि जो शख्स एना को ले गया उसके पास उड़ने की शक्ति है। बेंजामिन की जानकारी के मुताबिक सिर्फ साटू के पास ऐसी शक्तियां थीं। बेंजामिन ने तुरंत पीटर को कॉल करके उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन पीटर ने नाटक किया कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पीटर ने तो यहां तक झूठ बोल दिया कि साटू उसके साथ ही है, लेकिन मैथ्यू और बेंजामिन को पीटर की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैथ्यू ने फिर से एना की आंट सैरा से संपर्क किया। सैरा के साथ एमिली, जो उसकी पार्टनर थी, ने विचक्राफ्ट के माध्यम से देखा कि एना एक महल में बंद है और अंधेरा उसके चारों ओर है। सबने मिलकर एनालिसिस किया कि शायद गैल्बर्ट और जादूगरनी ने ही एना को किडनैप किया होगा, क्योंकि वहां पास ही एक पुराना महल था जो गैल्बर्ट का था। इस नतीजे पर पहुंचते ही मैथ्यू ने बिना देर किए बेंजामिन के साथ वहां जाने का फैसला किया। साटू ने एना को शब्दों से परेशान करना बंद कर दिया और अब उसने एक मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो चांट कर रही थी और उसके हाथ एक रिदम में टैप हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की जगह में कुछ अजीब हो रहा है। फिर साटू ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक ही पल में एना को हवा में उठा लिया। साटू ने देखा कि एना की विचक्राफ्ट पावर्स अब तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई थीं। उसने तुरंत अपना तरीका बदला, एना को उल्टा लटका दिया और अपने हाथ में आग को समन कर लिया। साटू कुछ मंत्र बोलते हुए एक फायर सर्कल बना रही थी। ये साफ था कि साटू इस तरीके से एना के शरीर में छिपी विच पावर्स को पूरी तरह एक्टिवेट करना चाहती थी। एना के जोर से चीखने पर साटू को एक अजीब बात महसूस हुई। जैसे ही साटू ने मैजिक को कंट्रोल करना शुरू किया, एना की पीठ पर कुछ सिंबल्स चमक उठे, लेकिन अगले ही पल साटू ने महसूस किया कि उसकी मैजिक पावर कमजोर हो रही है। थोड़ी देर बाद साटू होश में आई और बिना देर किए एना को घसीटकर महल के अंदर ले गई। साटू एक गहरे कुएं के पास गई और बिना सोच विचार के एना को नीचे फेंक दिया। एना की चीख सुनते ही महल में इंतजार कर रहा गैल्बर्ट चौकन्ना हो गया। गैल्बर्ट तुरंत वहां पहुंचा और देखा कि साटू थक चुकी है। उसे तुरंत समझ आ गया कि साटू ने जानबूझकर एना को उसके हवाले नहीं किया। ये देखकर गैल्बर्ट का गुस्सा आसमान छू गया। उसने साटू को घसीटकर जादुई सिर के पास ले गया और धमकी दी कि अगर साटू ने अब भी सहयोग नहीं किया तो उसका अंजाम भी वही होगा जो एना का हुआ। इसी वक्त बाहर बेंजामिन का हेलीकॉप्टर आ गया, जिसकी आवाज ने वहां के माहौल को और भी टेंस बना दिया। गैल्बर्ट को महसूस हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और जल्दी से वहां से चला गया। दूसरी तरफ साटू भी समझ गई कि स्थिति नाजुक है, इसलिए वो जादुई सिर के पास मदद के लिए गई। इसके नतीजे में साटू के हाथ में एक तेज रोशनी चमकी
और अगले ही पल उसने अपने अंदर की शक्तियों को वापस महसूस किया। सातू ने तुरंत जादुई सिर को लिया और वहां से निकल गई। पहाड़ों में हेलीकॉप्टर के लैंड करने की जगह नहीं थी, इसलिए मैथ्यू और बेंजामिन को सीधे कूदना पड़ा। सेंट का पीछा करते हुए दोनों जल्दी ही एना को एक गहरे कुएं के नीचे पाए। मैथ्यू ने जैसे ही एना को देखा, वो बिना सोचे समझे कूदने की तैयारी करने लगा, लेकिन बेंजामिन ने उसे रोका। बेंजामिन ने समझाया कि ये एंशिएंट वेल इतना गहरा है कि ऐसे कूदना न सिर्फ एना को बचाने में असफल होगा, बल्कि दोनों के फंसने का खतरा भी है। इसी दौरान एना के अंदर एक और अलग शक्ति जाग चुकी थी। जब उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसका पूरा शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। महल लौटने के बाद मैथ्यू बड़े ध्यान से एना का ख्याल रख रहा था। एना ने मैथ्यू से पूछा, क्या तुमने मेरे दोस्त को मार दिया? मैथ्यू ने जवाब दिया, मुझे सच में उन लोगों को खत्म कर देना चाहिए जो तुम्हारे दुख के जिम्मेदार हैं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। तो दोस्तों, पार्ट 3 यहीं खत्म करते हैं। अब इस सीरीज के सिर्फ 2 एपिसोड बचे हैं और फिर सीजन 1 पूरा हो जाएगा। अगले एपिसोड्स जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। दिल से शुक्रिया आप सबका, जिन्होंने पिछली वीडियो पर इतना सपोर्ट दिखाया और कमेंट्स के जरिए अपनी बातें शेयर की। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।